एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई पुलिस को शिकायत दी है। यही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग को भी शिकायत भेजी है। पुलिस और एनसीडब्ल्यू को दी गई शिकायत में यास्मीन ने नवाब मलिक पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। समीर वानखेड़े के जांच कर रहे चीफ विजिलेंस अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि समीर वानखेड़े ने अपना पक्ष रखा है। जांच चल रही है, जिससे पूछताछ करनी होगी उसे बुलाया जाएगा। एनसीबी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह साहब हमारे साथ हैं, जो मुंबई में पहुंच चुके हैं अपनी 5 लोगों की टीम के साथ। सर, आज की विजिलेंस जांच किस तरह की रही, किन किन लोगों से पूछताछ हुई? आज पहला दिन था जांच का। 5 सदस्यीय टीम यहाँ पे पहुंची। सबसे पहले हमने कार्यालय से कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए और उसके बाद हम लोगों ने समीर वानखेड़े जी से बातचीत की, उनका पक्ष सुना, उनके डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने दिए उसको एग्जामिन किया और अभी भी जांच जारी है। 1-2 विटनेसेस का स्टेटमेंट चल रहा है। सर, आपने कहा कि जो प्रभाकर और जो गोसावी है वो सामने नहीं आ रहे हैं, आप लोग लगातार अप्रोच कर रहे हैं कि वो पूछताछ में शामिल हों। पता चल पा रहा है कहाँ है वो दोनों? हमें उनके जो दिए गए पते और फ़ोन नंबर पे थे, उन पे हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। वकील के माध्यम से भी हम लोगों ने उनको संपर्क करने की कोशिश की है। हमने उनसे अपील की है कि यहाँ पर आएँ, एक इंडिपेंडेंट जगह है, अपना निष्पक्ष होके, निडर होके बयान दें और साक्ष्य दें, ताकि हम जांच आगे बढ़ा सकें। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हिंद मजदूर किसान समिति नाम के संगठन से जुड़े लोगों ने खूब हंगामा किया। ये लोग कुछ रोज पहले सिंघू बॉर्डर पर मारे गए दलित युवक लखबीर सिंह के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर वहां पहुंचे। लेकिन पुलिस ने जब इनको आगे बढ़ने से रोक दिया तो हिंद किसान समिति के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने हंगामा शांत कराने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी इस कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। लिहाजा हालात संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस के एक्शन में आते ही प्रदर्शनकारी मौके से भाग खड़े हुए। हालांकि कुछ देर बाद फिर से ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ते को ही बंद कर दिया, जिसके बाद ये लोग और उग्र हो गए। लाठीचार्ज हो रहा है। मैं ये देखिए यहाँ किस तरीके से पुलिस यहाँ बल प्रयोग कर रही है इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ। मौके पर मौजूद पुलिस वाले इन लोगों को बार बार समझाते रहे, मगर आगे बढ़ने की जिद प्रदर्शनकारियों ने नहीं छोड़ी। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग तो पुलिस वालों से धक्का मुक्की और बहसबाजी पर उतर आए, मगर पुलिस बल ने अपना संयम नहीं छोड़ा और मामले को बातचीत से ही हल करने की कोशिश करते नजर आए, जिसका कोई असर हिंद मजदूर किसान समिति के कार्यकर्ताओं पर नहीं हुआ, जिस वजह से काफी देर तक वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बताया गया कि ये लोग सिंघू बॉर्डर पर मारे गए दलित युवक लखबीर सिंह की याद में हवन करना चाह रहे थे, जिसकी इजाजत देने को पुलिस तैयार नहीं दिखी, जिसके बाद ये सभी वहीं धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस के लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली पुलिस लाठी चला रही। इन लोगों ने ऐलान किया कि जब तक मारे गए दलित युवक लखबीर सिंह के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, वो पीछे नहीं हटेंगे। अब ये बताइए कब तक बैठेंगे यहाँ पर? परिवार की बैठेंगे। इस प्रदर्शन में कुछ महिलाएं भी नजर आईं, जो पुलिस और सरकार के रवैये से बेहद नाराज दिखाई दी। और इन लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस के दम पर उनकी आवाज को दबा रही है। इसी महीने की 15 तारीख को सिंघू बॉर्डर पर दलित युवक लखबीर सिंह की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उसके शव को किसानों के आंदोलन वाली जगह के पास बैरिकेड से लटका दिया गया। इस मामले में निहंग समुदाय से जुड़े 4 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, जो अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि मारे गए लखबीर सिंह ने सिखों के पवित्र ग्रंथ का अपमान किया था। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੜੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। और महाराष्ट्र के धुले में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर 8 से 10 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन की ओर से राहत बचाव का काम जारी है। हादसे में गाड़ियों में फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है।
वहीं हादसे में मरने वालों की संख्या भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। 10 गाड़ियां आपस में भिड़ गई हैं। बहुत बड़ा हादसा, जहां पर 3 लोगों की मौत भी बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि मौत की जो संख्या है वो और भी ज्यादा हो सकती है। महाराष्ट्र के धुले में ये बड़ा हादसा हुआ है और इस वक्त विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए काफी बड़ा हादसा है। आज 8 से 10 गाड़ियां आपस में टकरा गई। आखिर किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ? शिवानी, देखिए, आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे ये जो घटना हुई है कल देर रात हुई है और मुंबई आगरा हाईवे पे महाराष्ट्र के धुले में शिरपुर इलाका है, वहां पर ये पूरी घटना घटी है। 8 से 10 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, जिनमें अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। एक शख्स गंभीर बताया जा रहा है और जो प्रशासन है वहां पे मौके पे पहुंच चुका है और बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग जो गाड़ियां हादसे में टकराई थी एक दूसरे से, उसकी वजह से कुछ लोग अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। काफी अजीबोगरीब ये हादसा हुआ है क्योंकि ये मेन हाईवे है, मुंबई आगरा हाईवे, और वहां पे हाईवे पे चलती गाड़ियां आपस में टकरा जाना अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस पूरे मामले कल देर रात हो गई थी, इसकी वजह से रात की वजह से जांच नहीं हो पाई थी कि आखिरकार ये हादसा किस वजह से हुआ है। अब वहां पर प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और बाकी महाराष्ट्र प्रशासन पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता यही कि जो लोग गाड़ियों में फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित पहले बाहर निकाला जाए और नजदीकी अस्पताल में भेजा जाए। बाकी ये पता लगाया जाए कि आखिरकार ये इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। जी विवेक, बिल्कुल, मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। 8 से 10 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। वहीं देश भर में कोरोना की वैक्सीन के लिए जल्द ही हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विज्ञान भवन में राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और जिसमें ये कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा गया। जल्द ही पूरे भारत में टीकाकरण को बढ़ाने के लिए सरकार हर घर दस्तक योजना शुरू करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ बुधवार को विज्ञान भवन में राज्यों की हुई बैठक में वैक्सीनेशन बढ़ाने के साथ ही कोविड टीके की दूसरी डोज को तेज गति से बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से हर घर दस्तक कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा, जिसमें इस पर जोर दिया जाएगा कि जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है उन्हें डोज दी जाए और जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली है उन्हें दूसरी डोज दी जाए। भारत में ऐसे लोगों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। कि दुर्गा पूजा के बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रशासन चौकन्ना हो गया है। राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा के दौरान 10 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू में छूट दी थी, लेकिन अब प्रशासन फिर से सख्त नियम लागू करने पर विचार कर रहा है। क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद राज्य के कुछ शहरों में महामारी की चपेट में आए लोगों की तादाद में बढ़ोतरी देखी गई। ऐसे में प्रशासन अलर्ट हो गया, जिसकी कुछ तस्वीरें कोलकाता से भी सामने आई। वहां लाउडस्पीकर की मदद से जगह जगह जागरूकता फैलाने का काम फिर शुरू कर दिया गया। इसके बावजूद घरों से बाहर निकले ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही घूमते मिले। कुछ मास्क लगाए भी दिखे, लेकिन मुंह पर नहीं, ठोड़ी पर। बाजारे नो मास्क नो एंट्री और बाजारेर बाहरेও আমরা পুলিশের সাহায্য চেয়েছি যে তারাও যদি এটাকে খুব সিরিয়াসলি করে। राज्य में कोरोना के मरीज बढ़े तो बीजेपी एक बार फिर ममता सरकार पर हमलावर हो गई। कुछ सरकार नहीं की, ये सरकार सिर्फ पॉपुलिस्ट है। वहां से सामने आई तस्वीरों में बाजारों में भीड़ बराबर दिखी। भीड़ भाड़ को देखकर ऐसा लगा मानो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को तो लोग जैसे भूल ही गए हों। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद अचानक कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। बताया गया कि वहां करीब 1000 मरीज रोज आ रहे हैं, जबकि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये गिनती 600 के करीब थी। वहीं मौत का आंकड़ा भी अब बढ़ रहा है। 24 अक्टूबर को वायरस की चपेट में आए 11 लोगों ने दम तोड़ दिया और एक दिन बाद यानी 25 अक्टूबर को ये आंकड़ा बढ़कर 15 हो गया। यानी मरीज भी बढ़ रहे हैं और मरने वालों की गिनती भी। मतलब काबू होते हालात दशहरे के बाद बेकाबू नजर आ रहे हैं। बताया गया कि सबसे ज्यादा मामले कोलकाता, उत्तर 24 परगना और हुगली से सामने आ रहे हैं। लिहाजा सरकार ने भी कड़े कदम उठाने के आदेश दे दिए हैं। बाजारों में बिना मास्क के एंट्री रोक दी गई है। ममता बनर्जी ने पुलिस वालों को मास्क नहीं पहनने वालों पर एक्शन लेने का आदेश दे दिया है। दुर्गा पूजा के दौरान नाइट कर्फ्यू में भी छूट मिली थी, लेकिन अब जो हालात हैं उससे फिर वहां सख्ती हो सकती है। यानी बंगाल की जो रिपोर्ट है उससे तो कोरोना फिर से डराने लगा है और ये लोगों के लिए बहुत बड़ी वार्निंग भी है। वो इसलिए क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद राज्य में अचानक कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। बताया गया कि वहां करीब 1000 मरीज रोज आ रहे हैं, जबकि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये गिनती 600 के करीब थी। वहीं मौत का आंकड़ा भी अब बढ़ रहा है और 24 अक्टूबर को वायरस की चपेट में आए 11 लोगों ने दम तोड़ दिया और एक दिन बाद यानी 25 अक्टूबर को ये आंकड़ा बढ़कर 15 हो गया।
यानी मरीज भी बढ़ रहे हैं और मरने वालों की गिनती भी। मतलब काबू होते हालात त्योहारों के बाद बेकाबू नजर आ रहे हैं। बताया गया कि सबसे ज्यादा मामले कोलकाता, उत्तर 24 परगना और हुगली से सामने आ रहे हैं। लिहाजा सरकार ने भी कड़े कदम उठाने के आदेश दे दिए हैं और बाजारों में बिना मास्क के एंट्री रोक दी गई है। ममता बनर्जी ने पुलिस वालों को मास्क नहीं पहनने वालों पर एक्शन लेने का आदेश दे दिया है और इससे पहले दुर्गा पूजा के दौरान नाइट कर्फ्यू में भी छूट मिली थी, लेकिन अब जो हालात हैं उससे फिर वहां सख्ती हो सकती है। लेकिन ये चेतावनी है पूरे देश के लिए, क्योंकि दिवाली में केवल एक हफ्ता बचा है और पूरे देश के लिए ये दिवाली बंगाल की दुर्गा पूजा जैसी हो सकती है अगर सावधानी ना बरती गई तो। दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर को आर्थिक संकट से उबारने की सरकार की नीति पर वहां के मूल निवासियों का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने कई प्रांतों में चक्का जाम कर दिया। असल में इक्वाडोर में तेल पर सब्सिडी खत्म होने के बाद हर महीने तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की जाती है। उसी के तहत पिछले हफ्ते भी वहां तेल की कीमत बढ़ाई गई, लेकिन मूल निवासियों और कुछ दूसरे संगठनों का आरोप है कि इतनी बढ़ोतरी उनकी जेब पर डाका है। इसलिए उस फैसले के खिलाफ सरकार पर दबाव बनाने के लिए लोगों ने इक्वाडोर में जगह जगह जलते टायर और बड़े बड़े पत्थर रखकर रास्ते बंद कर दिए। सड़कें ब्लॉक करने के लिए एक तस्वीर में तो कुछ लोग बाकायदा पहाड़ से पत्थर नीचे गिराते भी दिखे। विरोध जताने में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं और फिर नतीजा ये हुआ कि ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया। लेकिन इक्वाडोर के एक दूसरे इलाके में तो प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने ही आ गए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे से भिड़ बैठे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी तो प्रदर्शनकारियों ने पत्थर चलाकर हिसाब बराबर कर लिया। लोगों को भगाने के लिए पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ी तो वो भागे जरूर, लेकिन गाड़ी पर पत्थर बरसाने के बाद। विरोध प्रदर्शन का ये नजारा तब है जब पूरे इक्वाडोर में पिछले हफ्ते से इमरजेंसी लगी हुई है। दक्षिण अमेरिका के इस देश में पिछले साल से अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतें लगभग दुगनी हो चुकी हैं और कोरोना काल में महंगाई की इस मार ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मुंबई पुलिस ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच करने के लिए टीम का गठन कर दिया है। जांच करने के लिए मुंबई पुलिस ने 4 अधिकारियों की टीम का गठन किया। इस जांच टीम का नेतृत्व एसीपी मिलिंद खेतले करेंगे। इसके अलावा इस टीम में पुलिस इंस्पेक्टर अजय सावंत, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर श्रीकांत करकर और सब इंस्पेक्टर प्रकाश गवली शामिल हैं। ये टीम साउथ रीजन के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिलीप सावंत के सुपरविजन में जांच करेगी। वानखेड़े के खिलाफ मुंबई के 4 अलग अलग पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज हुई हैं। यानी कि अब समीर वानखेड़े की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब समीर वानखेड़े की जांच के लिए 4 सदस्यीय एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, जहां पर मुंबई पुलिस ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच करने के लिए टीम का गठन कर दिया है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से समीर वानखेड़े की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ती हैं जब उनसे आगे की पूछताछ होगी। राजस्थान के जोधपुर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू बस ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। बताया गया कि ये बस नियमों को तोड़ते हुए शहर के अंदर घुसी थी और इसकी रफ्तार भी काफी तेज थी, जिसकी वजह से वो बेकाबू हो गई और उसने सड़क के किनारे बैठी एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो बस एक भीड़-भाड़ वाली सड़क से गुजरती हुई नजर आई, लेकिन तभी बस बेकाबू हो गई और उसने आगे मौजूद एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इसके बाद वो सड़क के दूसरी तरफ घूम गई और वहां बैठी एक बुजुर्ग को कुचल दिया। बाद में थोड़ा आगे जाकर बस रुक गई। जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची और बस को अपने कब्जे में ले लिया। जो दुर्घटना कारित करने वाली बस है उसको डिटेन करके अभी थाने में खड़ी करवाया। इस हादसे में बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। दिल्ली से अयोध्या के बीच बहुत जल्द बुलेट ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। न्यूज 18 की अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि बुलेट ट्रेन के चलने के बाद दिल्ली से अयोध्या के बीच की दूरी केवल 3 घंटे में तय की जा सकेगी, जबकि अभी इस दूरी को तय करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। बुलेट ट्रेन के लिए 864 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक बनाया जाएगा, जिसके जरिए मथुरा, इटावा और प्रयागराज समेत 12 रेलवे स्टेशन जुड़ेंगे। इस ट्रैक के जरिए दिल्ली से लखनऊ के बीच का सफर भी केवल 1.5 घंटे में तय किया जा सकेगा। साथ ही यह बुलेट ट्रेन करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी और इसमें 750 लोगों के बैठने की जगह होगी। अमित शाह ने अस्पताल में भर्ती बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का हाल जाना। धनखड़ को मलेरिया और बुखार होने पर 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मोहम्मद सैफुद्दीन T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। वो पिछले कुछ समय से पीठ दर्द से जूझ रहे थे,
जम्मू कश्मीर के पुंछ में 7 दिन बाद मुगल रोड को गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। ये रास्ता वहां हुई भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो गया था। भारतीय रेलवे को ट्रेनों से निकलने वाले कूड़े से सालाना लाखों की कमाई होने लगी है। रेलवे की दिल्ली डिवीजन ने वेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका अपनाया है, बताया गया कि उससे रेलवे को सालाना करीब 10 लाख रुपए की कमाई हो रही है। वेस्ट आता है वो अलग अलग तरीके का होता है, कुछ से कंपोस्ट बनता है, कुछ को रिसाइकिल किया जाता है और कुछ को जो है जलाकर खत्म किया जाता है। रेलवे ने इस काम का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया है, जो ट्रेनों से निकलने वाले कूड़े को उठाकर न केवल रेलवे की सफाई में मदद करती है, बल्कि उसे कई तरह से इस्तेमाल लायक भी बनाती है। जो चीज से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं उसको एनर्जी में वहाँ पे डाल देते हैं, जिस चीज को रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकल में करा सकते हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई और पहली बर्फबारी के बाद कई पहाड़ी इलाकों में तापमान गिर गया। अक्टूबर के महीने में ही उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी इलाके बर्फ की चादर से ढक गए, जबकि आमतौर पर वहां नवंबर के आखिर में या दिसंबर में बर्फबारी होती है। अब बहुत जल्द पहाड़ों के इस बदले मौसम का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ सकता है, जिसका मतलब ये है कि इस बार की दिवाली ठिठुरने वाली हो सकती है। तापमान गिरने से ठंड बढ़ेगी और लोगों के सर्दियों के कपड़े बाहर निकल जाएंगे। सर्दियों में दिन के वक्त धूप की वजह से उतनी ठंड महसूस नहीं होती, लेकिन सुबह और शाम के वक्त तापमान तेजी से गिरता है। दिवाली का उत्सव तो रात को ही मनाया जाता है और पहाड़ों पर हुई ताजी बर्फबारी ने संकेत दे दिए हैं कि इस बार दिवाली में अच्छी खासी ठंड पड़ने वाली है। और इस ठंड की वजह है उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी, जिसने पहाड़ी इलाकों में अभी से ठिठुरन बढ़ाना शुरू कर दिया है। और सीजन की पहली बर्फबारी हुई उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में, जहां बर्फबारी के बाद कई इलाकों में तापमान गिर गया। इस बार अक्टूबर के महीने में उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी इलाके बर्फ की चादर से ढक गए, जबकि आमतौर पर वहां नवंबर के आखिर में या दिसंबर में बर्फबारी होती है, जिसका ये मतलब है कि अब बहुत जल्द पहाड़ों के इस बदले मौसम का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ सकता है। यानी इस बार की दिवाली ठिठुरने वाली हो सकती है, क्योंकि तापमान गिरने से ठंड बढ़ेगी और लोगों के सर्दियों के कपड़े बाहर निकल जाएंगे। सर्दियों में दिन के वक्त धूप की वजह से उतनी ठंड महसूस नहीं होती, लेकिन सुबह और शाम के वक्त तापमान तेजी से गिरता है और दिवाली का उत्सव तो रात को ही मनाया जाता है। लिहाजा पहाड़ों पर हुई ताजी बर्फबारी ने संकेत दे दिए हैं कि इस बार दिवाली में अच्छी खासी ठंड पड़ने वाली है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।